नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशी और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। दी लल्लन टॉप पर आज हमारे साथ मौजूद है कबाड़ द कॉइन की टीम, विवांश, अतुल श्रीवास्तव जी और वरदराज स्वामी जी। विवान को आप सात खून माफ, हैप्पी न्यू ईयर और अ सुटेबल बॉय जैसी वेब सीरीज में देख चुके हैं। वरदराज जी को हम जानते हैं मांझी द माउंटेन मैन के राइटर के तौर पर, और अतुल श्रीवास्तव जी को तो हम कई कॉमेडी शोज और वेब सीरीज और मुन्ना भाई एमबीबीएस, बजरंगी भाईजान, स्त्री जैसी फिल्मों में देख चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दी लल्लन टॉप पर। थैंक यू फॉर हैविंग अस दिव्यांशी। थैंक यू दिव्यांशी। दिव्यांशी थैंक यू आपको। हाँ जी, हेलो एवरीवन। शुरुआत कबाड़ द कॉइन से करेंगे क्योंकि पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है, और वरदराज जी आपसे शुरुआत करते हैं जी। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग साउंड कर रहा है जो कॉन्सेप्ट है पूरा, कबाड़ द कॉइन। इसका आइडिया कैसे आया और फिर विवान को इसमें कास्ट करने का आइडिया, वो ख्याल कैसे आया? देखिए, जब आप कोई स्क्रिप्टिंग, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, सबके अपने अपने तरीके होते हैं, लेकिन मैं अपना तरीका ये कि मैं पहले कहानियों पे काम करना शुरू करता हूँ, और कहानी लिखते समय धीरे धीरे स्लोली धीरे धीरे आपको असली टाइटल दिखने लगता है कि कहानी का असली टाइटल क्या है। जब आप कहानियों में उतर जाते हैं हम, तो धीरे धीरे हमको कहानी का टाइटल दिखना शुरू हो जाता है। और इस कहानी में दो ही चीज है, एक कबाड़ है और एक क्वाइन है। कबाड़ जो एक कबाड़ी वाले लड़का जिसका नाम बंधन है, उसके जरिए ये पूरी कहानी कबाड़ की चलती है। और दूसरा चरित्र जो है वो पैसा है, क्वाइन है, जो एक पूरा का पूरा कैरेक्टर है। तो कुल मिलाकर के इसका टाइटल जो है वो कबाड़ द क्वाइन मुझे दिखा, और मुझे लगा कि चलो। एक और चीज दिव्यांशी ये है कि जब आप कोई अटपटी सी चीजें रख देते हो या कर देते हो, आपके आसपास कोई अटपटी चीजें होती है, तो लोगों को ना उन चीजों के बारे में जानने के बहुत ज्यादा मतलब वो उत्सुक हो जाते हैं कि ये है क्या यार, एक अजीब सा टाइटल है, अजीब सी चीज है, तो वो लोग जानना चाहते हैं, क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। थैंक यू जी। मेरा जो दूसरा सवाल था कि विवान की कास्टिंग एज अ मेन लीड, इसमें उसका आइडिया कैसे आया? पहले से था दिमाग में या फिर कैसे? नहीं, जब ये लिख रहे थे तो हमारे साथ हमारा को राइटर एक शहजाद अहमद है, तो हम दोनों लिख रहे थे। तो लिखते समय जाहिर सी बात है, जब हम काम करते करते थक जाते हैं या कोई सीन या कोई ऐसा सीक्वेंस बहुत अच्छा क्रिएट होता है, तो फिर हमें लगने लगता है यार इस कैरेक्टर को जिएगा कौन, करेगा कौन, कौन ऐसा है जो इसको जी सकता है। अब हमारे सामने एक ऐसा कैरेक्टर है जो अभी कॉलेज गोइंग जैसा दिखना चाहिए, और फिर एक हाथ गाड़ी रागमैन जो रागमैन है वैसा दिखना चाहिए। तो वो उस तरीके के हार्डकोर, एकदम एक बहुत ही हार्डकोर सब्जेक्ट है, हाथ गाड़ी लेकर के सड़क पे चलना है। कई जगह हमने बहुत टफ शूट किया है, तो इस तरीके के कैरेक्टर करने के लिए हर कोई दिखता नहीं है। दूसरी चीज है कि विवान वगैरह की स्किल को मैं बहुत काफी अच्छे से जानता हूँ। मुझे ये पता रहता है कि क्योंकि मैं विवान के घर से, नसीर सर से, विवान की जो माता जी हैं उनसे सबसे जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे एक बिलीव था कि मैं विवान को इस कैरेक्टर के लिए ऑफर करूंगा और उसको नरेशन दूंगा, सुनाऊंगा। ये एक मोरलेस, मतलब ये मान के चले कि मेरे ब्रेन में था कि मैं विवान को ये नरेशन दूंगा तो वो ना नहीं बोल पाएगा, और यही हुआ भी है। अगला सवाल हालांकि यही था, विवान से था कि आपने कितना वक्त लगाया हाँ बोलने में? मैंने तो तुरंत ही हाँ बोल दिया। बहुत ही खूबसूरत किस्म की कहानी है, बहुत ही दिल छूने वाली कहानी है, क्योंकि और खासकर के जो किरदार जो मैं प्ले कर रहा हूँ उसमें, ये एक किरदार है, ये एक ऐसा किरदार है जो मेरे तजुर्बे से बाहर है। तो मुझे सिर्फ अपने कला के बारे में ही नहीं सीखने को मिला, इसमें ये किरदार प्ले करते समय मुझे आई थिंक जिंदगी के बारे में भी ज्यादा सीखने को मिला, क्योंकि एक कबाड़ी वाले की जिंदगी जीना और उसकी स्थिति समझना, उस पे जो क्या बीतती होगी, उसके जो क्या संघर्ष होते हैं दिन ब दिन, वो समझना, उन्हें इनहैबिट करना और उसे उन 2-3 महीनों के लिए जीना और ठीक से सच्चाई के साथ उसे पेश करना, आई थिंक वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। और ये तो बहुत एक आर्टिस्टिक रूप में से, एक कला के दौर में से बहुत ही इंटरेस्टिंग चैलेंज था। और एज ए ह्यूमन बीइंग
मुझे आई थिंक काफी कुछ सीखने को मिला इंसानियत के तौर पे, जिंदगी के बारे में। और आपने उसमें ट्रेलर में दिखा बम्बैया लैंग्वेज वो एक्चुअली जी वो एक बहुत ही दिलचस्प चीज है, क्योंकि वो जो जुबान है, जो बम्बैया जुबान है, वो एक्चुअली जितने भी आई थिंक बम्बई वासी हैं, हम सब अपने बचपन में अपने दोस्त लोग के साथ मोहल्ले में वैसे ही बात करते थे, वो हमारी भाषा थी। और वो आई थिंक बहुत ही मेरे लिए आसानी से आई, मैं पकड़ पाया क्योंकि मैं यहाँ का ही पला बड़ा हूँ। तो जितने भी सड़क पर मेरे टपोरी दोस्तों के साथ जिन बचपन गुजारा है, तो वो उनकी एक्चुअली जो भाषा है, मैं वो अपने कान में हमेशा से रखा गया हूँ। तो उसे अप्लाई करने के लिए मुझे एक ये मौका मिला। और हालांकि एक और कैरेक्टर इसके पहले जो मुझे मौका मिला इस डायलेक्ट, इस भाषा को प्ले करने में, वो था एक और फिल्म जो अतुल सर के साथ हमने बहुत पहले की थी, बॉम्बे वेलवेट। उसमें भी एक टपोरी बम्बैया का रोल प्ले किया था। और तो अतुल सर भी इस बार ये भी इंटरेस्टिंग था कि हम दोनों बम्बैया कैरेक्टर्स प्ले कर रहे थे, क्योंकि मेरा जो था बंधन वो महाराष्ट्रन है, मराठी मानुस है, लेकिन यहाँ पे उसके माता पिता शायद यहाँ के नहीं है, वो शायद यूपी के हैं और वो यहाँ पे पला बड़ा है, तो वो उसकी जुबान बन गई है। लेकिन अतुल सर का जो कैरेक्टर है वो पक्के महाराष्ट्रन है। वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, तो अतुल सर के लिए भी आई थिंक सर ना बहुत ही इंटरेस्टिंग था वो मराठी जुबान पकड़ना। हाँ, लेकिन बड़ा जानलेवा था मेरे लिए क्योंकि हर आदमी की एक स्किल होती है। चलो पहले बात कर लो, नहीं, आपने बहुत ज्यादा मेहनत किया है। मुझे लग रहा है कि विवान ने और आपने इसमें इन दोनों लोगों ने अपने कैरेक्टर को पकड़ने के लिए, पता नहीं मुझे जितनी आपके बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन है कि आप मीरा रोड जा करके और एक चप्पल वाले दादा थे उनके पास जा करके आपने काफी समय लगाया है, ये सब मुझे पता चला आपके मेरे जानकार सूत्रों से। अगला सवाल मेरा अतुल जी से ही था कि आपको तमाम कॉमिक किरदारों में हमने देखा है, इस किरदार को लेकर ट्रेलर से जितना पता चल रहा है, एक क्यूरियोसिटी बरकरार है, जानना चाहते हैं उस किरदार के बारे में, कुछ अलग है, कैसा है? अलग है, मेरे लिए वो अलग इसलिए है कि वो महाराष्ट्रियन डायलेक्ट बोलता है, बोलता हिंदी है लेकिन थोड़ा वो यूज करता है बम्बैया, बीच बीच में पूरी मराठी के सेंटेंस भी बोलता है। तो क्या होता है कि हर एक्टर की, हर इंसान की अलग स्किल होती है। मैं थोड़ा वीक हूँ इसमें कि बहुत जल्दी किसी की भाषा को सीख जाना, है ना, वो मेरे अंदर नहीं है। तो लेकिन हाँ, ये एक फिल्म एक बहाना बनी, उसमें मैंने थोड़ी मेहनत करी, तो ऑब्वियस से थोड़ी मेहनत करेंगे तो वो चीजें आएंगी। और मुझे थोड़ी ज्यादा करनी पड़ी क्योंकि कोई भी डायलेक्ट महाराष्ट्रियन दिखाने के लिए मैं ये नहीं लगना चाहिए कि मैं उसको मिमिक कर रहा हूँ, है ना, तो वो गंदा लगता है। तो उसकी आत्मा को पकड़ना पड़ा। तो थ्रू कैरेक्टर गया मैं उस भाषा को सीधे जाके क्या करने का वो नहीं करके मैंने कहा, मैं सीधे कैरेक्टर के पास गया, कैरेक्टर की आत्मा को समझा, उसके कैरेक्टर समझी, फिर धीमे धीमे फिर ये चीजें आने लगी। और मैंने एक गाइड करने वाला बंदा लिया था जो कि वरदराज ने मुझे उपलब्ध कराया था, वो मुझे गाइड करता रहता था। तो ऐसे ये हो पाया। अब बाकी आप लोग देख के बताओगे कि मैं कितना खरा उतरा कि नहीं उतरा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि हाँ, अगर हो सकता है कि भाषा, चूंकि मैं यहाँ का नहीं हूँ और उतना ज्यादा शायद नहीं कर पाया हूँगा, लेकिन फिर भी कैरेक्टर मैं तो कह सकता हूँ कि वो कैरेक्टर मैंने बखूबी निभाया है। और भाषा भी मुझे लगता है आपको पसंद आएगी, ऐसा नहीं है, गड़बड़ नहीं लगेगा, क्योंकि फिल्म का शॉट तभी ओके होता है जब सही होता है। ठीक है, सही बात। कि कबाड़ी वाले जैसा जो अटिपिकल कैरेक्टर मैं कहूंगी बहुत कम मेन स्ट्रीम सिनेमा में देखने को मिलता है। तो जब हम ये बात करते हैं, आप तीनों के दिमाग में कोई ऐसा कैरेक्टर, कोई ऐसा अटिपिकल कैरेक्टर याद आता है जो कहीं ना कहीं आपके ऊपर गहरा इम्पैक्ट छोड़ गया हो? हॉलीवुड का हो, बॉलीवुड का हो, टीवी का हो, कहीं भी। तो विवान, आपसे शुरुआत करते हैं। कूली, बच्चन साहब की जो कूली थी, सही है। वो आई थिंक बहुत ही आइकॉनिक कैरेक्टर है। और खास करके क्योंकि वो भी एक वर्किंग क्लास लेबरर है, कबाड़ी वाले की ही तरह, जो खास करके जो आई वुड से कि हमारे समाज की जो रीढ़ की हड्डी है, जो लोग
जो लोग फिजिकली हमारा जो काम करते हैं, जो सिविलाइजेशन को, सभ्यता को, आई थिंक जिनकी जो बिल्डिंग ब्लॉक्स जो लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, हमारे समाज के जो वर्कर्स हैं, जो फिजिकल लेबरर्स हैं, तो वो जो सारे फिल्म्स थे 70s के बहुत ही एम्पावरिंग थे वर्किंग क्लास के लिए, ऐसे कैरेक्टर्स के लिए जैसे हम पेश कर रहे हैं इस फिल्म में, जो एक कबाड़ी वाला है। तो इट इज काइंड ऑफ अ थ्रोबैक टू द 70s वर्किंग क्लास हीरोज। वरदराज जी, आपको? देखिए, ऐसा तो विवान ने बिल्कुल सही एक्सप्लेन कर दिया इन चीजों को कि अमिताभ बच्चन साहब की वो जो कूली थी, लेकिन उस दौर में देखेंगे तो उस दौर में एक ऐसा दौर था अपने देश का जब डाउन टू अर्थ मतलब बहुत ग्राउंड लेवल के कैरेक्टर को लिया जाता था और वो एकदम मतलब एक लेमैन कैरेक्टर होता था, वही बाद में हीरो होता था और उसको हम सब फॉलो करते थे। तो ये उस दौर में मैं बता नहीं पाऊँ, बहुत सारी फिल्में हैं, मंथन है, श्याम बेनेगल साहब की फिल्में हैं, गोविंद निहलानी साहब की फिल्में हैं, इवन हम देखेंगे तो ऋतिक घटक साहब की फिल्में हैं जिसमें बहुत ही ग्राउंड लेवल की कहानी। कुरोसावा देख लीजिए, जो साहब की फिल्में, रोसोमन जो है वो एकदम एक बेसिक बहुत लोअर लेवल के कैरेक्टर हैं, उनसे कहानियां चलती है। तो बहुत सारे कैरेक्टर हैं जिसको मैं कहूंगा कि असल में आर्ट है वो बहुत ही नीचे से शुरू होता है और लोअर लेवल के कैरेक्टर से शुरू होता है। और खास करके वो जो फिल्में थे वो आम आदमी को बहुत उनको असर पड़ता था उन फिल्मों हम फॉलो करते थे एम्पावरिंग थे वो फिल्म, एम्पावरिंग थे, बिल्कुल। हाँ जी, अतुल जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, कोई ऐसा किरदार याद आता है? हाँ, देखो क्या है कि हमारे यहाँ की जो फिल्मों का दस्तूर रहा है वो हमेशा बदलता रहा है। कभी दर्शक के हिसाब से दर्शक वही देखते रहे हैं जो हमने दिखाया है, या कभी कभी दर्शक जो देखना धीमे धीमे चाहते हैं, इस चीज को भी इंडस्ट्री वालों ने भांपा, उनको वो दिखाया। बिल्कुल सुपर हीरो चलते रहे हैं कि हीरो एक को मारेगा 3 गिरेंगे, है ना, ऐसा समय था। फिर धीमे धीमे चीजें बदली, बड़े रियलिस्टिक कैरेक्टर जो पहले भी आ चुकी थी फिल्म में वो दोबारा फिर दोहराया। फिर जो छोटा काम करने वाले एक आम आदमी, मजदूरों पे कितनी फिल्म आई, बल्ला सानी साहब की फिल्में आई, ठेला चलाने वाले, है ना, ऐसे बहुत बहुत फिल्में आई थी और फिर से आई। फिर जब आई तो उसको एक कॉमिक रुख दिया गया। और इनको लाने का एक कारण ये भी रहता है कि पब्लिक किसी तरह या तो वो देखे जो वो नहीं देख पा रही है, अपने आप को एंटरटेन करे, वाह बड़ा गजब हो रहा है, ये तो हवा में उड़ रहा है, या फिर ऐसे रिलेट करती है पब्लिक कि यार ये तो कल ही मेरे साथ हुआ था, अरे बाप रे ये तो ऐसा हुआ था, अरे इस आदमी को जैसे परेशान कर रहे हैं ऐसे किया जाता है, मैंने देखा है ना। तो रिलेट करना या मनोरंजक होना, तो ये रिलेट करने वाला दौर अभी चल रहा है और चलता रहेगा और ये कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि एक चीज की भाषा नहीं होती है कोई, जिसका नाम है इमोशन। वो किसी भी भाषा में देखा जाए वो एक ही होता है, और वो इसी तरह कैरेक्टर भी, ये समाज में हर कैरेक्टर हैं, वही कैरेक्टर को लेके ये फिल्म बनी है। विवान, अगला सवाल आपसे। आपके माता पिताजी रत्ना पाठक शाह और नसीर साहब जी अपने आप में एक्टिंग के इंस्टीट्यूशंस हैं, आपने कमर्शियल सिनेमा का रुख किया, हैप्पी न्यू ईयर में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन के साथ काम किया। जानना चाहेंगे कि वो कौन सी, हमें पता है आपको बहुत सारी शिक्षा घर में ही मिली होगी, लेकिन वो कौन सी कुछ ऐसी बातें हैं, कोई ऐसी टेक्निकलिटीज हैं जो आपको बाहर सीखने को मिली? हाँ, ये बहुत ही कमाल का सवाल है, क्योंकि बहुत कुछ ऐसे आई थिंक जो चीज मैंने अपने माता पिता से सीखी उसे मुझे अप्लाई करने का मौका मिला अपने काम में उसके बाद। तो वो जब कर रहा था मैं, तो जितनी भी फिल्में मैंने की, जब से मैंने शुरू किया है इस प्रोफेशन में, वो सारी फिल्मों में जिनके साथ भी काम किया था वो भी बहुत सिखाते थे। और जैसे कहते हैं ना, ऑन फील्ड लर्निंग, कि एक थियोरेटिकल लर्निंग होता है जो आप टेक्स्ट बुक में जो सीखते हो या थ्योरी में सीखते हो, और वो दूसरा उसका जो प्रैक्टिकल उपयोग
जो मुझे करने को मिला अपनी सारी फिल्मों में, चाहे हैप्पी न्यू ईयर हो, चाहे सात खून माफ हो, चाहे कबाड़ हो, सारी फिल्मों में आई थिंक जो क्राफ्ट है वो इम्प्रूव और इवॉल्व होते चला जाता है। और वो आई थिंक खास करके वो उसका पूरा प्रोसेस मेरे माता पिता ने देखा है, गाइड किया है, और उसके सारे उस प्रगति के सारे, उस डेवलपमेंट के सारे स्टेजेस मैंने उनके साथ शेयर किए हैं, और उनने मुझे मदद और फीडबैक दिया है, और हमने बात किया है इसके बारे में। तो बहुत ही कमाल का क्रिटिसाइज किया है। क्रिटिसाइज तो वो तो बिल्कुल वो तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है। वो तो अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज वही होती है। वो कहते हैं ना, एक कहावत है कि जो लोग आपको प्यार करते हैं वो सच्चाई आपको बोल देते हैं, चाहे कड़वा भी हो वो सच बोलना पड़ता है। तो क्रिटिसाइज तो बहुत, वो तो लेकिन तभी यू ग्रो, तभी इवॉल्व। यस, दैट्स ट्रू, एब्सोल्युटली, यू लर्न, उससे ही सीखने को मिलता है। एक और सवाल, एक चीज और मैं विवान को ऐड कर देना चाहता हूँ इसमें कि विवान के पास ना लर्निंग की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, रेंज बहुत अच्छा है, और वो अभी भी लर्निंग प्रोसेस को अभी उसने छोड़ा नहीं है। वो उसके पास अभी भी वो स्किल है कि वो अभी भी हर रोज सीखने के कंडीशन में अपने वो ब्रेन को रखा हुआ है। और जब मैं कबाड़ को लेकर के विवान के साथ जब प्रिपरेशन में लगा हुआ था, तो विवान को मैंने देखा क्या मतलब इस डेडिकेशन है, वो पागलपन, वो चीजें, हर एक चीजों को बारीकी में जाना, सर ऐसे सर वैसे, फिर जा करके समझना। मैंने सर एक कबाड़ी वाले को देखा, एक हाथ गाड़ी वाले को देखा, उसके लैंग्वेज, उसके हर चीज को अडॉप्ट करना, फिर बताना कि ये देखो सर ये ऐसे बोलते हैं, ऐसे करते हैं, जो कि मैं भी उस लेवल पे नहीं जा सका। तो वहां तक विवान ने इन चीजों को वो किया, गेन किया। आपने इतना खूबसूरत ही स्क्रिप्ट लिखा था, उसमें भी बहुत कुछ सामान था जिसको मैंने अपनाया और इस्तेमाल किया, और बहुत कमाल का था। सही बात है। हाँ, आप कोई विवान से अभी कोई सवाल पूछ रही थी, मैंने इंटरप्ट कर दिया बीच में। हाँ, दोबारा कोई दिक्कत नहीं है। शाहरुख खान के साथ काम करने का कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस। और उनने भी, क्योंकि वो भी एक्चुअली थिएटर के बैकग्राउंड से आते हैं, और उनके साथ पूरी फिल्म भी बनाई, शूट की, तो उसमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला, खास करके एक्टिंग, क्यूइंग, कॉमिक टाइमिंग। इनफैक्ट वो मुझे बहुत गाइड करते थे कॉमिक टाइमिंग को लेकर के, सब लाइक कभी कभार, क्योंकि वो फिल्म एक हाइटेंड रियलिज्म टाइप की थी, जिसका ऑलमोस्ट एक स्लैपस्टिक टाइप का ह्यूमर होता है, तो ऑलमोस्ट तो उसमें हम बहुत मजे करते थे। जो कॉमेडिक एस्पेक्ट थी, कार्टून्स के बारे में बात करते थे, कभी कभी एक्शन सीक्वेंसेस में, जैसे बग्स बनी का कार्टून, लिटरली बहुत ही दिलचस्प किस्म की बातें होती थी वो कॉमेडी पकड़ने के लिए। उसके बाद डांस में इतना कुछ सिखाया उन्होंने, मूवमेंट में, एक्शन सीन्स में। और उसके बाद क्योंकि हमने एक पूरा वर्ल्ड टूर किया, डांस टूर, जहाँ पे हमने लंदन और अमेरिका में पूरी कास्ट गई थी, और हम गाने को परफॉर्म करते थे, जितने भी हमारे गाने थे इंडिया वाले और सारे गाने जो थे। तो उसमें जो शो परफॉर्मेंसेस थे वो एक्चुअली हमारे थिएटर एक्सपीरियंस की ही तरह था। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज थी कि वो उनके साथ एक थिएटर, एक लाइव परफॉर्मेंस करने का, लाइव शोज करने का मौका मिला। तो उसमें भी बहुत कुछ सीखने को उनसे मिला, क्योंकि वो भी एक्चुअली थिएटर बैकग्राउंड से ही आए हैं, और जो परफॉर्मेंस का जो क्राफ्ट है उसके बारे में बहुत कुछ उनने मुझे सिखाया। उनके साथ सबको सिखाया। आई थिंक जिसने भी उनके साथ काम किया, वो क्योंकि उनका जो लाइव परफॉर्मेंस जो करते हैं, एक रॉक स्टार की तरह, एक मास्टर की तरह करते हैं, तो वो उनने बहुत ही जेनरोसिटी के साथ हम सबको सिखाया, और he made us a part of that whole beautiful performance। तो थिएटर की तरह ही था, मैं उसको थिएटर की तरह ही देखता हूँ, वो पूरे शो को। थिएटर की बात चल रही है, तो अतुल जी आपके भी थिएटर एक्सपीरियंस के बारे में जानना चाहेंगे कि कैसे ये जर्नी जो है सारी ये स्टार्ट हुई, और कुछ एक किस्से जो अगर आप बताना चाहें अपने थिएटर वाले जीवन से तो जरूर। हाँ, मैंने शुरुआत अपनी थिएटर से करी, और जो ये बचपन से ही शौक था मुझे कि मैं कुछ भीड़, दोस्तों की भीड़ इकट्ठा हो जाती थी मेरे इर्द गिर्द, और मैं कुछ उनको हंसा रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ जिसपे वो हंसते थे। मुझे नहीं पता वो क्या कर रहा हूँ, उसको नाम नहीं दिया जा सकता, लेकिन कुछ ऑब्जर्वेशन सुना देता था,
जो किसको चुटकुला कैरिकेचर नहीं कहेंगे, एक कुछ करंट चीजें मैं लेता था। ये बात बहुत छोटा था, मैं शायद 6th में रहा होगा, उससे भी पहले ये मेरे अंदर कुछ था, ये कुछ गुण था। अब ये धीमे धीमे जब बड़ा हुआ तो पता लगा शायद ये एक्टिंग की तरफ कुछ कहते हैं इसको, अरे इसको मिमिक्री, इसको ये कहते हैं। तो शब्दों का ज्ञान हुआ, फिर आगे बढ़ा। तब ये तुम्हारी तरह ये मोबाइल और ये गूगल और ये सब नहीं था ना, तो हर चीज को जानने के लिए, शब्द को जानने के लिए टेल मी व्हाई की बुक पढ़नी पड़ती थी। टेल मी व्हाई के पूरे बुक्स का वो आते थे, है ना, सीरीज। तो खैर, तो ऐसे धीमे धीमे सिलसिला बढ़ा। मैंने ग्रेजुएशन कर, फिर दिल्ली गया। दिल्ली में मैंने 10 साल थिएटर किया और मैंने पहला प्ले किया था 79 में, जब मैं 10th में था। तब से सिलसिला शुरू हुआ और चलता रहा। हाँ, जब मैं बॉम्बे आया 94 में, तब से थिएटर से जुड़ा तो रहा, मैं क्लासेस वगैरह करता रहा, लेकिन हाँ, थिएटर बंद हो गया। तो अब मैं ये सीरियल, फिल्म वगैरह ये सिलसिला चलता रहा। और किस्से का जहां तक सवाल है, तो ढेरों किस्से, दिल्ली में तो बहुत ही किस्से भरे पड़े हैं। बस ये रहा कि जो जानने का, समझने का सिलसिला वो जारी रहा उस समय में, अभी भी है, सीख ही रहा हूँ। विवान से कितना कुछ सीखा हूँ, आपसे कितना कुछ सीखने वाला। आप बहुत हम मजा करते थे, बहुत मजे करते थे, हम रिहर्स करते थे, इम्प्रोवाइज करते थे। हाँ, बहुत मजा आया। वो गेस कर पा रहे हैं हम कि क्या होता होगा सेट्स पे, कबाड़ की एक इमेजिनेशन में चल रहा है चीजें। ये कहानी भी उसी टाइप की थी बेसिकली। विवान की तारीफ में मैं कहना चाहूंगा, गजब एक शब्द है, गजब एक्टर, वो इसके साथ लागू होता है। थैंक यू सो मच सर, दैट मीन्स अ लॉट। थैंक यू सर। गजब एक्टर है, इस समझ, सुर की समझ बहुत गजब है, बहुत बढ़िया। वरदराज जी पर आते हैं। आपने मांझी द माउंटेन मैन लिखी, फिर आप कबाड़ में भी को राइटर हैं। दोनों तरह की राइटिंग में क्या कुछ फर्क महसूस हुआ, या पूरा ये राइटिंग का जो सफर फ्रॉम मांझी टू कबाड़, ये कैसा रहा? देखिए, मेरे साथ एक दिक्कत ये है कि जब तक कोई भी कहानी या कोई घटना जो है वो मुझे असहज या असंवेदनशील कर दे, या मैं बहुत ज्यादा आहत हो जाता हूँ, तब मैं उसको लिखने के लिए विवश होता हूँ। ऐसे मैं बहुत ऐसे इमेजिनेशन या कल्पना के बेस पे मैं कोई कहानी नहीं लिखता। कोई घटना या कोई चीज ऐसी जो मुझे असहज कर दे या आहत कर दे, मेरी संवेदना एकदम मतलब भर जाती है, तब मजबूर होकर के मैं लिखना शुरू करता हूँ। और ये मान लीजिए कि एक पीड़ा है, ये वो पीड़ा सबसे पहले आपको स्वयं, मुझे कहानीकार के तौर पे खुद महसूस करना होता है। उसके बाद आप उसको उसमें उतरते हैं, उसमें लिखना शुरू करते हैं। तो ये कबाड़ मांझी भी एक अनएक्सपोज्ड कहानी है। मांझी द माउंटेन मैन एक ऐसी कहानी जो कोरी कल्पना नहीं हो सकती, सुनने में एक मिथ लग सकता है, लेकिन ये इसी सदी की कहानी है। एक आदमी है, वो 1962 से लेकर के 1982 तक पहाड़ काटता रहा और रास्ता बनाया। उसी तरीके से हम जब वहां से निकलते हैं तो भूख हमारे, हम जैसे राइटर जो है उनकी भूख और ज्यादा बढ़ जाती है। हमको लगता है यार कि अब इसके आगे क्या, अब इसके आगे एक ऐसी कहानी ढूंढो। एक इन्वेंशन है और उस इन्वेंशन में जाना, उसको समझना, उस पे वो करना। तो कबाड़ की जो ये कहानी थी वो करीब प्लॉट जो है वो 2012-13 में शुरू हो गई थी, मेरे ब्रेन में बनने लगा था। ये रोज हमारे आजू बाजू से, सड़क के किनारे से ये हाथ गाड़ी वाले जाते हैं आते हैं, उनका भी अपना एक दुनिया, उनके पास भी एक पूरा संसार है। लेकिन हम में से किसी के पास कोई इतना टाइम नहीं है कि ये हमारे बगल से गुजर जाते और हमको पता भी नहीं चलता कि एक हाथ गाड़ी वाला चला गया, ये भी एक इंसान होगा। तो मेरे मन में आया कि यार इस पे एक स्टोरी डेवलप करना चाहिए। फिर मैं जाना शुरू कर दिया उनके पास, बहुत लोगों से, बहुत कबाड़ वालों से, हाथ गाड़ी वालों से जाकर के मिला, उनसे बातें किया, समझने की कोशिश किया। तो धीरे धीरे ये एक मुझे समझ में आया कि नहीं, अब ये प्लॉट है जो इसके इमोशन को ऑडियंस तक लाना जरूरी हो गया, और चाहे कुछ भी होगा मैं इसको, इस सब्जेक्ट को करूंगा ही करूंगा। विवान, आप पर आते हैं। अच्छा, एक बात मैं बीच में बोलता हूँ, सुनो जी। मैं दो बातें बोलूंगा। अभी जैसे वरदराज को सुन रहा था, उन्हें असहमति, विसंगति
ये सब शब्द बोले, ये तो देवांशी के लिए बहुत भारी दिन रहा होगा। नहीं नहीं नहीं, मैं खुद साहित्य से मेरा नाता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने जो इसमें स्टार्ट लिया था, मुझे लगा ऐसा ना हो कि ये जो है देवांशी जो ये स्टॉक ब्लॉक में गायब हो जाए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, मैं समझती हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं हुई। अच्छा, ये बात तो मैं सिर्फ बहुत देर से हंसा नहीं था, इसलिए मैंने हंसने के लिए बोली। और जो बहुत सीरियस मोड पे जा रही थी बातें। और इसको बस ये कहना चाहूंगा, ये फिल्म ये गरीबों की आर्ट मूवी नहीं है, ये कमर्शियल फिल्म है बिल्कुल, और ये एंटरटेनिंग है। इसमें सारे फार्मूलाज नहीं बोल रहेंगे, सारे वो तत्व हैं जो पब्लिक को एंटरटेन करेंगे। हेलो, बिल्कुल हो गया, बिल्कुल, हाँ, जो एंटरटेन करेंगे और मजा आएगा पब्लिक को और बांध के रखेंगे, ये सारे तत्व हैं। बस इतना ही कहना चाहूंगा। वरदराज, ओवर टू वरदराज। थैंक यू सर। आप एक सवाल पूछ रहे थे। हाँ, मैं सवाल आपसे पूछ रही थी, अनस्पिटेबल बॉय में जो आपका जो कैरेक्टर है वरुण मेहरा, उसे कैसे आपने अप्रोच किया, क्या आप कैसे प्रिपरेशन की, क्या कुछ कहानी रही, बताइएगा। वो एक बहुत ही कमाल का कैरेक्टर था, बहुत ही एक्सेंट्रिक कैरेक्टर था। और खास करके उसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैलेंज था कि मुझे सच्चाई के साथ एक ड्रंक प्ले करना था। क्योंकि क्या होता है कि जब आप ड्रंक प्ले करते हो तो बहुत ही आसान है उसे गलत तरीके से प्ले करने में, उसकी थोड़ा सा फॉल्स हो जाता है, उसको एक्टिंग की तरह दिखता है वो जब कोई बंदा ड्रंक प्ले करता है। तो इसमें मेरी सबसे इंटरेस्टिंग चैलेंज ये थी कि वो ड्रंक बिहेवियर और फिजिकलिटी और जो क्योंकि वो खास करके वो वरुण मेहरा गाता बहुत है, तो जो नशे में जो गा रहा है और जैसे चल रहा है और ये सब चीजों में मुझे एक्चुअली बहुत मजा आया, ये सब न्यूआंसेस क्रिएट करने में। और वो भी एक्सपीरियंस बहुत ही कमाल का रहा, क्योंकि वो बहुत थिएटर की तरह था। वो उनका शूटिंग करने का स्टाइल बहुत ही कमाल का था, क्योंकि वो लोग बहुत रिहर्स करते थे। कैमरा एक्शन होने के पहले 3-4 दफा तो हम सिर्फ ये कैमरा रिहर्सल करते थे, तो उसमें लिटरली जैसे थिएटर जैसा एक्सपीरियंस हो जाता था। क्योंकि जिस कमरे में मैं हूँ और जहाँ पे सीन हो रहा है, अपनी कल्पना ऑटोमेटिकली उसको पकड़ लेती थी कि मैं इस मोमेंट में ऑलरेडी जी रहा हूँ, तो ऐसे लगता नहीं है कि एक्टिंग कर रहे हो। तो वो उनने बहुत ही कमाल का एक एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट क्रिएट करा। और वो जो किताब जो है वो तो कमाल की किताब है, उसे मैंने बहुत स्टडी किया। और मीरा नायर जी ने बहुत कमाल के इंटरेस्टिंग इंस्ट्रक्शंस दिए, बताया कि कैसे करना चाहिए, और बहुत मजा आया उस कैरेक्टर को प्ले करने में, खास करके क्योंकि वो बेवड़ा है वो एकदम। ये भी सुनने में आया था, आपने वो दोबारा पढ़ी फिर से जब ये फिल्म ये सीरीज करने वाले थे। वो बहुत एक आई थिंक एपिक बुक है। आई थिंक शायद हमारे पूरे साहित्य की सबसे 1500 पेज की है शायद। 1500 की। इट्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियन नॉवेल्स एवर रिटन। और उसे एक्चुअली मैंने बचपन में आई थिंक आधे तक मैं पहुंच गया था, लेकिन अभी जब ये शो करने का मौका मिला तो मैंने पूरी किताब फिर से पढ़ ली, और बहुत ही खूबसूरत किताब है वो। और उसका जो बयान, उसका जो इंटरप्रिटेशन मीरा नायर की आंखों से आया, वो भी बहुत खूबसूरत था। अतुल जी, आप पर आते हैं, कॉमेडी शो की ही बात कर लेते हैं। लापता गंज, एक बार फिर मिर्जा चाचा का आपने उसमें किरदार निभाया था। कोई मजेदार वाकया सेट का जो आप साझा करना चाहेंगे? हाँ, मतलब मैं सबसे पहले तो ये बता दूं कि मैंने करीब 55 के आसपास और ज्यादा कॉमेडी सीरियल्स किए और बड़े मेहनगी की है। लापतागंज में तो ये करेक्टर लाया गया था, सेकंड उसका टर्म जो था उसमें, कि उसकी बेटियां हैं, 6 बेटियों के साथ वो बाप है, बेटियों को बचा के रखता है। वो थोड़ा से लाउडर नोट पे उसको डिजाइन किया था मैंने, और बड़ा मजा आता था उसको करने में। वाकई बहुत सारे हैं जो मुझे याद नहीं है, लेकिन एक जहाँ तक ह्यूमर का सवाल है, वो अभी करने का मन कर रहा है मुझे। एक बात कि जो इसने की, जो बड़ी सच्ची बात है, जो अभी जैसे उपन्यास की बात करी, जितने नॉवेल पे जब पता लगता है ना कि फिल्म बन रही है जी, तो मुझे भी जब विमान पता लगता है ना कि इस नॉवेल पे फिल्म बन रही है, बनने वाला है, मैं जल्दी से पढ़ लेता हूँ। लेकिन आज तक किसी में रोल नहीं मिला।
और ये भी यूं एक थोड़ी ना मजे की पढ़ता बात था, होगी। यूं ही थोड़ी ना पढ़ता था, इसलिए पढ़ता था कि कोई रोल मिले तो मैं तैयार रहूं, लेकिन आज तक रोल नहीं मिला। अरे तो लेकिन मैं ऐसे ही पढ़ता रहूंगा, ये पढ़ने का एक बहाना है। अच्छा, मैं इजाजत चाहूंगा, है ना, कि मैं प्ले देखने जा रहा हूँ। ओके ठीक है। ओके हाँ, ओके अतुल जी, और बहुत अच्छा लगा सबसे बात कर। देवांशु थैंक यू, विवान थैंक यू। थैंक यू सर। और तुम्हें भी बहुत बढ़िया वरदराज, थैंक थैंक यू, यू, और थैंक यू शुभकामनाएं सर, सबको। थैंक और मजा आएगा, और ज्यादा से ज्यादा लोग देखें जी और तारीफ करें विवान की, और अरे मेरी, सबकी सबकी सबकी। हाँ यू। सबकी करें, सबकी फिल्म की करें। सर। और ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय। विवान, अगला सवाल आपसे ये कि जब आप कोई भी रोल आपके पास आता है तो वो कौन सा डिसाइडिंग फैक्टर होता है कॉमन की ये रोल करना है, ये रिजेक्ट करना है, क्या रहता है आपके दिमाग में? नहीं, आई थिंक क्या होता है ना कि एक रोल एक एक्टर को चुनती है, और आई थिंक एक्टर रोल को शायद नहीं चुनता होगा, रोल एक्टर को चुनती है, क्योंकि वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि जो भी काम हमें मिलता है वो ऊपर वाले की कृपा से मिलता है, और उस किसी भी चीज को ऐसे कभी रिजेक्ट किसी को नहीं करना चाहिए एक एक्टर को। हमेशा, क्योंकि किसी ने अपना खून पसीना बहाया है उसके लिए, और बहुत सोचा है, और आपके पास आया है वो स्क्रिप्ट लेकर, तो हमेशा उसे वो रिस्पेक्ट देना चाहिए जो भी काम आ रहा है, चाहे जैसा भी हो। तो और जो स्क्रिप्ट के साथ जिस स्क्रिप्ट के साथ दोस्ती हो जाती है, एक मिलन हो जाती है, वो आई थिंक वो शायद वो आप पर शायद डिपेंडेंट नहीं है, वो स्क्रिप्ट आपको चुनती है, आप स्क्रिप्ट को नहीं चुनते हो। सही बात, बिल्कुल सही वरदराज बात। जी, जी एक राम सिया कॉइन्स का रेफरेंस सुनने में आया था हमें, जी जी ये जी जी। कबाड़ द कॉइन में, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या बताना ये चाहेंगे हमारे दर्शकों ये को? ये देखिए, हमारी जो कहानी है वो उसमें ना, कई बार आप फिल्मों में देखेंगे लोग बैंक लूटवाते हैं, बैंक लूट की कहानी होती है, तिजोरियों की लूट की कहानी होती है। तो हमारी जो कहानी है वो एक म्यूजियम लूट की है। मतलब अजीब सी बात है कि म्यूजियम का लूट हो रहा है, और आमतौर पे म्यूजियम में बहुत, मतलब ऐसी चीज कोई सोच भी नहीं सकता कि यार म्यूजियम को क्यों लूटे। तो ये एक कॉन्सेप्ट है। अब ये एक बात ऐसी है कि आप बहुत पहले अकबर द ग्रेट जिनको कहते हैं, उन्होंने कुछ कॉइन्स बनाए थे, राम सिया के कॉइन्स थे, मोहरे थे, जिसपे एक तरफ राम सीता और हनुमान जी का फोटो बना हुआ था, और दूसरी तरफ मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर लिखा हुआ था। ये कुछ 5 लाख के आसपास कॉइन बनाए गए थे, और उस दौर में वो उन्होंने उसको अपने देश में चलाया था। तो वो कॉइन धीरे धीरे कहाँ चले गए, मैंने पता किया था दिव्यांश, तो मुझे ये पता चला कि ये कॉइन, एक कॉइन अभी ऑक्शन वर्ल्ड में मार्केट में ये 2000 करोड़ रुपए की। 2000? तो 2000 करोड़ रुपए की है। मुझे किसी ने दिखाया, बताया। मैं एक बहुत ही क्वाइन के जो बहुत बड़े शौकीन आदमी है बॉम्बे में, और वो ये सब ऑक्शन के, क्वाइन ऑक्शन के एंटिक क्वाइन कलेक्ट करते हैं, और उसको यहाँ नागपुर में एक सेंटर है एंटिक क्वाइन का, जहाँ पे उसको गवर्नमेंट का सेंटर है, जहाँ चेक करके और क्वाइन को लॉक कर दिया जाता है, और उस पर मुहर लगा दिया जाता है कि ये ओरिजिनल है और इसका ऑक्शन वर्ल्ड में इतना कीमत है। तो उनके पास मैं गया था, तो उन्होंने एक पूरी मुझे मैगजीन दिखाई थी, और उस मैगजीन में मुझे बताया कि अभी एट प्रेजेंट इस क्वाइन की कीमत 2000 करोड़ रुपए है। तो ये मेरी कहानी तो उसी पे बेस्ड है, और बेसिक कहानी वहीं से शुरू होती है। पर ये मुझे बहुत ज्यादा, मतलब इम्प्रेस किया कि यार मुझे एक बहुत जबरदस्त हाई क्वालिटी का वो प्लॉट मिला। और दूसरी चीज है कि उस क्वाइन के माध्यम से मैं कुछ और भी बातें कहना चाहता हूँ, तो वो फिल्म में आ जाए, फिल्म में आएगी, और दर्शक फिल्म देखे तो ज्यादा अच्छा होगा। ओके। विवान, सात खून माफ में विशाल भारद्वाज डायरेक्टर थे, उनके डायरेक्टोरियल अप्रोच के बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या सीखा उनसे? बहुत बहुत कुछ, खास करके उनके साथ उर्दू जबान, क्योंकि मैं जब किया था मैं 20 साल का था, और मेरी उर्दू जबान तब तक इतनी डेवलप नहीं थी। तो उनने मुझे एक्चुअली बहुत सिखाया, क्योंकि एक्चुअली तब तक भी मैंने अपने पिताजी के साथ एक उर्दू नाटक तब तक नहीं किया था।
तो जो प्रॉपर उर्दू की जो ट्रेनिंग है, जो आवाज और जुबान की जो प्रोनाउंसिएशन, खास करके जो नुक्तों की जो प्रोनाउंसिएशन और करेक्ट स्पीच है, डिक्शन, उर्दू की जो डिक्शन है, वो उसका रियाज, उसका ट्रेनिंग मैंने एज येट अपने पिताजी के साथ नहीं किया। उसके बाद मैंने बहुत किया, सालों भर, आज तक मैं करता रहता हूँ। लेकिन उस समय पर विशाल जी ने मुझे बहुत सिखाया उर्दू भाषा के बारे में, बहुत कुछ, क्योंकि उस किरदार में, वो किरदार एक्चुअली वो वॉइस ओवर करता है पूरी फिल्म का, तो वो सूत्रधार है। तो उसमें हमने बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट किया उस नरेशन के साथ, बहुत उसको पोएटिक कभी बनाया, उसको रोमांटिक कभी बनाया, उसको फनी बनाया, कभी कभार उसको कॉमेडिक ह्यूमरस बनाया। तो इतने सारे रेंज ऑफ इमोशंस के साथ विशाल जी के साथ खेलने को मिला, बहुत सारे सुंदर रंग और इमोशंस को के साथ खेलने को मिला उनके साथ। और वो इतनी, आई थिंक, इंटरेस्टिंग फिल्म है। उस फिल्म को अगर फिर से देखा जाए, इनफैक्ट वो फिल्म आई थिंक करीबन 7-8 दिन में 10 साल की होने वाली है। 18 फरवरी को 2011 में रिलीज हुई थी वो जी, हाँ। तो उस फिल्म के 10 साल कंप्लीट हो गए हैं। और आई थिंक जरूर सब दर्शकों को वो फिल्म रिविजिट करनी चाहिए। बहुत ही खूबसूरत फिल्म है, बहुत ही, जैसे कहते हैं, गॉथिक टाइप की फिल्म है, बहुत ही यूनिक, अनोखी फिल्म है। और अब जरूर देखिएगा। आई थिंक उसका अप्रिसिएशन इंशाल्लाह बढ़ता जाएगा सालों के साथ। हम भी यही दुआ करेंगे। जाते जाते आखिरी सवाल, एक कॉमिक किरदार को क्रिएट करना या जीना कितना मुश्किल होता है? आप दोनों से ही ये जानना चाहेंगे। वरदराज जी, आपसे पहले। देखिए, सबसे पहली बात है कि रोना बहुत आसान काम है। रोने के लिए तो हमारे सिनेमा इंडस्ट्री में ग्लिसरीन भी है और भी बहुत सारे तरीके हैं, और अभी आर्टिस्ट इतना कैपेबल है कि बड़ी आसानी से रो लेंगे। लेकिन किसी को हंसाना बहुत कठिन काम है। हंसाने के लिए आपको हद से ज्यादा गुजरना होगा, उन हर चीजों को समझना होगा कि आप क्या ऐसा, किस तरीके के ऐसे एक्सप्रेशन रखते हो जिससे कि पब्लिक है वो आपको रियलिस्टिक अप्रोच में आपको देखती है। ऐसे तो मान लिया कि हंसने हंसाने का तो अपने देश में परंपरा रही है, स्टैंड अप कॉमेडी भी है, पर सिनेमा के अंदर में आप एक कॉमेडी कैरेक्टर को या किरदार को लेकर के आते हैं या रखते हैं, ये बहुत डिफिकल्ट है कि आप उसको कैसे हंसाते हैं। मेरे हिसाब से तो मतलब ये मेरे लिए भी एक एक्सपेरिमेंट है दिव्यांशी कि मैं कितना खरा उतरता हूँ, क्योंकि मेरा अभी ये जॉनर है नहीं। मैं भी अपने लाइफ में हर तरीके का एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ, और देखते हैं कि दर्शक कितना रिस्पॉन्स देता है। पर मैं जाते जाते आपको एक और बात कह जाऊंगा। आप विवान से आप इस सवाल का आंसर ले लें, फिर मैं आपको एक लास्ट में कुछ कह करके जाऊंगा। जी विवान, आपसे भी यही सवाल जी। कि ये कॉमेडी करने में मुझे तो बहुत मजा आता है। मुझे तो एक्चुअली सबसे ज्यादा मजा कॉमेडी करने में ही आता है। और इसमें आई थिंक सबसे कमाल की चीज ये थी, क्योंकि ये एक रियलिस्टिक फिल्म भी है। एक किसी दूसरे की जिसकी स्थिति मुझसे अलग हो, उसकी स्थिति को मैं निभा रहा हूँ, उसकी जिंदगी को मैं जी रहा हूँ, उसकी जीवन को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी उसके जीवन को एक मनोरंजन की तरह पेश करना है, क्योंकि जैसे अतुल सर ने कहा कि ये बहुत सीरियस फिल्म नहीं है, ये एक लाइट हार्टेड एंटरटेनर भी है, लेकिन इसका सब्जेक्ट मैटर जो है वो रियलिस्टिक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि एक ऐसे किरदार जो एक आम आदमी जैसा है, उसको एक ऐसी कमर्शियल फिल्म का हीरो बनाने की आई थिंक ये इच्छा थी हम सब की, कि ये एक ऐसा किरदार भी एक कमर्शियल फिल्म का प्रोटैगनिस्ट हो सकता है, एक कबाड़ी वाला। ये बहुत ही एक कमाल की चीज है। और खास करके कबाड़ी वाला प्ले करने में बहुत एक ऐसे फनी चीजें हैं जो करने को मिली, जैसे कबाड़ी वाले की जो पुकार होती है, जो आवाज जो हमारे कॉलोनियों में चारों तरफ गूंजती रहती है, जैसे वो कभी कभार ऐसे बोलते हैं, जो बाटली वाले, भाजी वाले जो पुकारते रहते हैं, उनकी जो एक आवाज है, उनकी जो पुकार है, वो मैंने बहुत स्टडी की एक्चुअली। और उसमें वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। और उसमें मजा भी है, उसमें रियलिज्म भी है, क्योंकि वो एक्चुअल ऑथेंटिक है, और उसमें कॉमेडी भी है एट द सेम टाइम। ओके, ये बेहतरीन बातचीत हुई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।
मैं लास्ट में वरदराज जी आपको कुछ कह रहे थे, जी, वो हाँ। जरूर हम मैं- सुनना मैं- चाहेंगे। मैं ये कह रहा था दिव्यांशी की ये जो फिल्म है वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इमोशन है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइकोलॉजी है। और ये फिल्म जो है वो विवान के माध्यम से या एक कबाड़ी वाले बंधन के माध्यम से एक हाई फाई लड़की रोमा तक जाती है, जहां जहां दोनों फिल्म का मतलब रोमांटिक एंगल भी है। जमीन आसमान का वो है। और इसका जो बेसिक है कि हम जिस तरीके से आज पैसे के पीछे भाग रहे हैं, कहाँ चला गया हमारा सेवा भाव, सामाजिकता का भाव, एकजुट होने का भाव, या जो जो हमारे भीतर जो चीजें थी, जो एक हमारी परंपरा थी, वो कहाँ चली गई। हर आदमी है वो पैसे के पीछे भागा जा रहा है। हर आदमी 1,000 करोड़ रुपया जमा कर लेना चाहता है। ये 1,000 करोड़ रुपया अगर हर आदमी जमा कर लेगा तो बाकी लोग कहाँ जाएंगे, कैसे जिएंगे। वो अगर एक आदमी के पास 1,000 करोड़ रुपया हो जाएगा या हजारों करोड़ रुपया जमा कर लेंगे हम, तो बाकी लोग तो गरीब ही हो जाएंगे ना। वो पैसे की भी एक लिमिट है। तो पैसे को मैंने इस तरीके से कैरेक्टर विवान के माध्यम से, कबाड़ी वाले के माध्यम से त्याग की कहानी, सेक्रीफाइस, गिव अप की कहानी है कि दिखाने की कोशिश क्या है कि पैसा का अपना हकीकत कुछ भी नहीं है, लेकिन पैसे का पूरी दुनिया में अहमियत है। पैसा अहम है, इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन पैसे को अगर तिजोरी में या कहीं रख दो तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। उसका अपना कुछ भी अहमियत नहीं है, कुछ भी हकीकत नहीं है। ये है इसकी बेसिक इसका ये इस फिल्म का थीम आई थिंक वो जरूर है। जी इस जी फिल्म का जी। थीम। ओके, जाते जाते विवान, आप हमारे दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे? हम बस यही कहना चाहेंगे कि आपसे बात करके बहुत खुशी हुई, और बस ये इच्छा है कि आप सब लोग फिल्म पसंद करेंगे और देखेंगे, और आपको दिलचस्प लगेगी, इंटरेस्टिंग लगेगी, और एंटरटेनिंग भी लगेगी, और एक कबाड़ी वाले की जिंदगी के बारे में थोड़ा बहुत सीखने को मिलेगा। तो ये बस उम्मीद और इच्छा है और आशा है कि आप लोग फिल्म पसंद करेंगे। दी लल्लन टॉप के दर्शकों से मैं भी कहना चाहती हूँ कि कबाड़ द कॉइन 13 फरवरी को वूट पर रिलीज हो रही है। देखिए, बताइए कैसी लगी फिल्म, और बहुत बहुत शुक्रिया हमें देखने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। विवान बहुत शुक्रिया, वरदराज जी बहुत थैंक यू शुक्रिया। सो मच। थैंक यू सो मच दिव्यांशी। बाय। थैंक यू, बाय।